दोस्तों, आज मैं आपको भारत के इतिहास की उस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने हमारे देश की राजनीति, सुरक्षा और भविष्य की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना है 1962 का भारत चीन युद्ध। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह हमारी मासूमियत और पड़ोसी पर भरोसा करने की कीमत थी। यह एक ऐसी चोट थी जिसने हमें अंदर तक हिला दिया, हमारी सेनाओं को, हमारी राजनीति को, हमारी विदेश नीति को। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत को मजबूत बनाना, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया को यह दिखाना कि भारत शांति का पक्षधर है। उस समय नेहरू जी का एक बड़ा सपना था, भारत और चीन मिलकर एशिया का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने चीन से दोस्ती के रिश्ते बनाए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पूरे देश में गूंजने लगा। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, 5 सिद्धांत जिन पर भारत चीन संबंध टिके रहेंगे। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान। उस समय ऐसा लगा जैसे सच में भारत और चीन एक साथ मिलकर भविष्य लिखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में पहला मोड़ आता है, तिब्बत और चीन की चाल। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। तिब्बत, जो भारत और चीन के बीच एक बफर जोन था, अब चीन के सीधे कब्जे में आ गया। भारत ने इसका विरोध तो किया, लेकिन ज्यादा सख्ती नहीं दिखाई। नेहरू को लगा कि चीन से दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। पर असली तनाव तब शुरू हुआ जब दलाई लामा 1959 में चीन के खिलाफ विद्रोह करने के बाद भारत आ गए। भारत ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बहुत बुरा लगा। उसने भारत पर आरोप लगाया कि वह चीन के खिलाफ साजिश कर रहा है। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है, पर यह सीमा कभी ठीक से तय नहीं हुई थी। पश्चिम में अक्साई चिन, यह लद्दाख के पास का इलाका था। भारत इसे अपना मानता था, चीन कहता था यह उसका है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, तब इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) कहते थे। यहाँ मैकमोहन रेखा विवाद का कारण थी। भारत कहता था कि मैकमोहन रेखा ही वास्तविक सीमा है, चीन इसे मानता ही नहीं था। सबसे बड़ा झटका भारत को तब लगा जब पता चला कि चीन ने चोरी छुपे अक्साई चिन में सड़क बना ली है, जो तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ती थी। भारत ने विरोध किया, लेकिन चीन ने साफ कह दिया, यह हमारा इलाका है। भारत उस समय तक मानता रहा कि चीन हमला नहीं करेगा। हमारे नेताओं ने बार बार कहा, चीन हमारा दोस्त है। नेहरू जी के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को भी यकीन था कि चीन जंग नहीं करेगा, लेकिन चीन चुपचाप अपनी सेना मजबूत करता रहा। उसने सीमा पर सड़कें, चौकियां, सैनिक तैनात कर दिए। इसके उलट भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी शुरू की, यानी छोटे छोटे चौकी बनाकर आगे बढ़ना। सैनिकों को ऊंचाई पर भेजा गया, बिना सड़क, बिना सही हथियार, बिना खाना। भारत के सैनिकों के पास उस समय तक न तो अच्छे कपड़े थे, न ही ऊंचाई पर लड़ाई का अनुभव। हथियार पुराने थे, लेकिन फिर भी उन्हें आगे भेजा गया। 1959 से 1962 के बीच कई बार छोटे छोटे झड़पें हुईं, जैसे लद्दाख में कोंग का पास घटना, जिसमें भारतीय सैनिक मारे गए। लेकिन भारत ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। भारत की संसद में नेहरू ने कहा था, चीन ने हमला किया तो हमारी सेना उसे खदेड़ देगी। लेकिन असलियत यह थी कि हमारी सेना तैयार ही नहीं थी। अक्टूबर 1962, तूफान से पहले की शांति। दोस्तों, अब आते हैं उस समय पर जब असली युद्ध शुरू होने वाला था। अक्टूबर 1962 में हालात बिगड़ चुके थे। सीमा पर चीन लगातार दबाव बना रहा था। भारत ने भी चौकियां आगे बढ़ाई। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह चीन ने अचानक हमला बोल दिया। लद्दाख में भी गोलियां गूंज उठीं। उत्तर पूर्व में भी चीन ने तेजी से हमला किया। भारत चौकन्ना ही नहीं था। हमारे सैनिक छोटी छोटी टुकड़ियों में फैले हुए थे। चीन ने पहले ही सितंबर से तैयारी कर रखी थी। 20 अक्टूबर को चीन ने तवांग, अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया। वहां भारतीय सेना बहुत कमजोर थी। चीन की फौज बड़ी संख्या में थी और उनके पास बेहतर हथियार थे। लद्दाख में भी भारतीय सेना पीछे हट गई। नेहरू जी को उस समय एहसास हुआ कि हालात बहुत गंभीर हैं। दिल्ली में अफरातफरी मच गई। आम लोग भी सोचने लगे कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा अब खोखला हो गया है। नतीजा, पहले ही सप्ताह में भारत का बड़ा नुकसान। दोस्तों, युद्ध शुरू होते ही पहले हफ्ते में भारत के लिए स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। भारत की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन संसाधनों की कमी ने हालात और बिगाड़ दिए। सैनिकों के पास न खाना था,
न गर्म कपड़े, न सही हथियार। ऊंचाई पर ठंड में बिना बूट, बिना जैकेट के वे खड़े रहे। लेकिन हिम्मत देखिए, फिर भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने हमला किया, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत के लिए कितनी बड़ी परीक्षा होने वाली है। युद्ध मुख्य रूप से दो हिस्सों में लड़ा गया। पहला, पश्चिम में लद्दाख और अक्साई चिन का इलाका। दूसरा, पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश। दोनों जगह चीन ने एक साथ हमला किया ताकि भारत भ्रमित हो जाए। लद्दाख की ऊंचाई 14 से 16,000 फीट तक थी। वहां हवा भी पतली होती है। हमारे सैनिकों को न तो सही प्रशिक्षण मिला था, न ही ठंड से बचने का साधन। वहां चीन ने पहले से सड़क बना रखी थी और उसकी सप्लाई लाइन मजबूत थी। भारत ने छोटे छोटे चौकियां बनाई थीं, जिन्हें जोड़ने वाली सड़क तक ठीक से नहीं थी। चीन ने हमला किया और भारतीय सैनिकों को धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू कर दिया, पूर्वोत्तर तवांग से सिलीगुड़ी तक। दूसरी तरफ, पूर्व में चीन की नज़र सिर्फ तवांग तक सीमित नहीं थी। उसका असली इरादा था कि भारत की पूरी उत्तर पूर्वी सीमा को अपने कब्जे में ले। तवांग पर कब्जा करने के बाद चीन की सेना सेला पास की तरफ बढ़ी। यहां भारतीय सैनिकों ने बहुत वीरता दिखाई। बर्फीली हवाओं और भारी संख्या में दुश्मन सैनिकों के सामने भी उन्होंने मोर्चा संभाला। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, रेजांगला का किस्सा क्या है? दोस्तों, अगर 1962 के युद्ध की कोई सबसे प्रेरणादायक घटना है, तो वह है रेजांगला की लड़ाई। रेजांगला लद्दाख में एक दर्रा है। यहां 13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी तैनात थी। कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। 18 नवंबर 1962 की सुबह, -20 डिग्री तापमान, बर्फीली हवा और बेहद कठिन हालात में चीन की सेना ने हमला किया। चीनी सैनिक लगभग 5 गुना ज्यादा थे। उनके पास मोर्टार और मशीन गन थी। लेकिन भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एक इंच जमीन के लिए लोहा लिया। मेजर शैतान सिंह खुद सामने से नेतृत्व कर रहे थे। जब वह घायल हुए, तो उनके साथियों ने उन्हें उठाकर पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे यहां छोड़ दो, मैं आखिरी दम तक अपने सैनिकों के साथ लड़ूंगा। रेजांगला की इस लड़ाई में 120 सैनिकों में से 114 शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने चीन की पूरी बटालियन को रोके रखा। यह लड़ाई आज भी भारतीय सेना की शौर्यगाथा में स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाती है। सिर्फ बहादुरी ही काफी नहीं होती, उसके लिए साधन भी चाहिए। लेकिन भारतीय सैनिकों के पास साधन नहीं थे। उनके पास बर्फ के लिए सही जूते तक नहीं थे। बंदूकें पुरानी थीं, जबकि चीन के पास आधुनिक हथियार थे। खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पाता था। रेडियो और संचार व्यवस्था कमजोर थी। कई जगह तो भारतीय सैनिकों को आदेश ही समय पर नहीं पहुंच पाए, जिससे वे अकेले लड़ते रहे। चीन ने बहुत सोच समझकर युद्ध की योजना बनाई थी। उसने पहले ही अपनी सड़कों और सप्लाई को मजबूत कर लिया था। जब उसने हमला किया, तो एक ही झटके में कई चौकियां घेर लीं। उसने हमेशा कोशिश की कि वह ऊंचाई पर रहे और भारत को नीचे की पोजीशन में फंसाए। कई बार भारत के सैनिक बिना गोला बारूद के रह गए और आखिरी दम तक लड़ते रहे। दिल्ली में हालात बहुत गंभीर हो चुके थे। प्रधानमंत्री नेहरू बेहद परेशान थे। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन पर सवाल उठ रहे थे। जनता में गुस्सा फैल गया था कि सरकार ने सेना को तैयार क्यों नहीं किया। नेहरू ने उस समय अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी। भारत ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला है और पड़ोसियों पर भरोसा करना बहुत बड़ी गलती थी। दोस्तों, यह सच है कि भारत की सेना हार रही थी, लेकिन अगर आप सैनिकों का मनोबल देखें, तो वह टूटा नहीं था। हर सैनिक जानता था कि उसके पास साधन कम है, फिर भी उसने कसम खाई थी कि देश की मिट्टी पर दुश्मन का कब्जा नहीं होने देंगे। रेजांगला की तरह और भी कई चौकियां थीं, जहां सैनिकों ने जान की बाजी लगाई। कहीं कहीं तो पूरा प्लाटून शहीद हो गया, लेकिन किसी ने आत्मसमर्पण नहीं किया। 18 नवंबर के बाद चीन ने बड़े पैमाने पर हमला किया। भारत की सेना पीछे हटने लगी। चीन की सेना तेजी से आगे बढ़ती रही। लद्दाख और अरुणाचल दोनों ही मोर्चों पर भारत का नुकसान बहुत बड़ा हुआ। चीन की सेना तवांग से आगे बढ़कर असम तक जाने की स्थिति में पहुंच गई। 19 और 20 नवंबर को हालात इतने बिगड़ गए कि दिल्ली में आपात बैठकें हुईं। भारत को लगने लगा कि अब शायद चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आ जाएगा और पूरा उत्तर पूर्व भारत कट जाएगा। इन हालात में नेहरू जी ने देश को संबोधित किया। उनकी आवाज भारी थी, वे भावुक थे। उन्होंने कहा, दिल्ली आपके हाथ में नहीं है, असम आपके हाथ में नहीं है,
हमारी रक्षा आपके हाथ में है। यह भाषण सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। लोगों को लगा कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। सैनिक बनाम राजनीति। यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं था, बल्कि भरोसे का भी था। सैनिकों ने बहादुरी दिखाई, लेकिन राजनीति और तैयारी ने उन्हें धोखा दिया। अगर सरकार पहले ही सेना को साधन देती, सही हथियार और कपड़े देती, सड़कों का निर्माण करती, तो नतीजा अलग हो सकता था। जहां तक संभव हुआ, सैनिकों ने दुश्मन से लोहा लिया। रेजांगला की तरह कई छोटी चौकियों की गाथाएं आज भी हमारे दिल को छू जाती हैं। और दोस्तों, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी। उसने कहा, हम अब और आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जिस इलाके तक कब्जा कर चुके हैं, वहीं रुकेंगे। यह चौंकाने वाली बात थी। भारत को डर था कि चीन असम तक चला जाएगा, लेकिन चीन अचानक रुक गया और उसने युद्धविराम कर दिया। दोस्तों, यह सवाल बहुत अहम है। चीन जीत रहा था, फिर भी उसने युद्ध क्यों रोक दिया? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। चीन दिखाना चाहता था कि वह भारत को सबक सिखाना चाहता है, भारत को पूरी तरह कुचलना नहीं। चीन को डर था कि अगर वह और आगे बढ़ा तो अमेरिका और सोवियत संघ भी युद्ध में कूद सकते हैं। चीन अपनी छवि बनाना चाहता था कि वह आक्रामक नहीं है, बस अपनी सीमा सुरक्षित कर रहा है। यानी उसने भारत को गहरी चोट दी, लेकिन पूरी तरह तबाह नहीं किया। इस युद्ध में भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लगभग 1383 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 1047 सैनिक घायल हुए, 3967 सैनिक बंदी बनाए गए, और लगभग 43,000 वर्ग किलोमीटर भूमि, जो अक्साई चीन का हिस्सा है, चीन ने कब्जा कर लिया। चीन ने भले ही युद्धविराम कर दिया, लेकिन उसने अक्साई चीन कभी वापस नहीं किया। आज भी वह इलाका चीन के कब्जे में है। दोस्तों, यह हार सिर्फ जमीन खोने की नहीं थी, यह हमारे आत्मविश्वास पर गहरी चोट थी। हमारे नेताओं और जनता को यह एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छे इरादों से देश सुरक्षित नहीं होता। सेना को मजबूत बनाना जरूरी है। पड़ोसियों पर आंख मूंदकर भरोसा करना खतरनाक है। नेहरू जी की छवि को इस हार से गहरी चोट पहुंची। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को इस्तीफा देना पड़ा। देश भर में गुस्सा और निराशा फैल गई। लेकिन इस हार ने भारत को एक सबक भी दिया कि अब हमें अपनी सेना को मजबूत बनाना होगा। आपका इस बारे में क्या कमेंट है, जरूर बताइए। धन्यवाद।